नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अमेरिका ने जापान के ऊपर ही परमाणु हमला क्यों किया, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की असली वजह तो जर्मनी था, इटली था। इन दोनों देशों को छोड़कर अमेरिका का टारगेट जापान क्यों बन गया। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी देश के ऊपर परमाणु हमला कर दिया जाए तो उस देश की अगली सुबह कैसी होती है, वो भयावह मंजर किस प्रकार सा होता है, आखिरकार लोग किस प्रकार से पिघलना शुरू हो जाते हैं, कितने लाखों की संख्या में लोग मरते हैं और कितना ज्यादा नुकसान होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर से आया होगा कि आखिरकार अमेरिका ने जब 1945 में 1945 में परमाणु हमला किया, उसके बाद से लेकर आज दिन तक कई सारे देश आपस में लड़ा चुके हैं, तो आखिरकार ये एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमला क्यों नहीं करते हैं, जबकि आज तो कई सारे देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो शायद आज के इस वीडियो में आपको इस क्यों का जवाब भी मिल जाए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम जापान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि अमेरिका ने जापान को चुना और जापान पर हमला किया। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, मैप में जो आपको देश दिखाई दे रहा है, एक छुटकू सा देश है जापान, जिसने एक समय में एशिया के सभी देशों की नाक में दम कर दिया था। जापान ने एक समय में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने का सपना देखा और यह बना भी था। बहुत ज्यादा आधुनिक तरीके से यह आगे बढ़ते जा रहा था। जापान ने उस समय एक सपना देखा था कि जिस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन कई सारे देशों के ऊपर राज करते हैं, क्यों ना मैं भी राज करूं, और राज करने के लिए कहीं और क्यों जाऊं, पड़ोस से शुरुआत करता हूं और फिर धीरे धीरे क्या करूंगा, पूरे एशिया के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो जापान ने सबसे पहले हमला किया कहां पर? कोरिया के ऊपर। आज तो दो देश बन चुके हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये दो देश बनने के पीछे की वजह भी कौन है? यही जापान है। जापान ने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी देश कोरिया पर हमला किया, कोरिया को बहुत आसानी से अपना गुलाम बना लिया। कोरिया से आगे बढ़ते हुए इसने दूसरा हमला किया था चाइना के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया था कि चाइना का मचकुआ वाला इलाका छीना और उसके बाद में इसने हमला कर दिया ताइवान के ऊपर, जो कि चाइना का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इन सभी इलाके पर इसने अपना कब्जा जताया और फिर रशिया के ऊपर हमला हुआ। रशिया के ऊपर इसलिए हमला हुआ क्योंकि रशिया की नज़र भी चाइना के ऊपर थी। रशिया भी चाहता था कि चाइना इसके अंडर में चला जाए और इसी वजह से चाइना को अपना गुलाम बनाने के चक्कर में जापान और रशिया दोनों के दोनों क्या हो गए? लड़ा गए। अब इसके बाद में जापान जो है रशिया को हरा देता है। जापान आगे बढ़ता है, फिलीपींस को अपने अंडर में करता है, वियतनाम को अपने अंडर में करता है, मलेशिया को अपने अंडर में करता है, इंडोनेशिया को अपने अंडर में करता है, और ऐसे करते करते एशिया के कई सारे देशों को अपना गुलाम बना दिया। और ये बात किसको पता चली? अमेरिका को पता चली, और अमेरिका को ये बात नहीं हजम हो रही थी, एक फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। और उसके पीछे की वजह थी, अमेरिका को यह लगने लगा था कि अगर जापान इसी प्रकार से शक्तिशाली हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, तो हो सकता है एक दिन ये पूरे एशिया पर राज करे, और अगर पूरा एशिया जापान के अंडर में चला जाएगा तो मैं बहुत सारी चीज़ों को खो दूंगा। बहुत सारी चीज़ें कैसे? आप देखिए, एशिया में आपको खाड़ी देश दिखाई देते हैं, जैसे हो गया सऊदी अरब, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये सभी इलाके क्या है? तेल के बड़े भंडार है। तो तेल वाला इलाका किसके अंडर में? जापान के अंडर में। इसके अलावा चाइना की बात करें, रेयर अर्थ खनिज कहाँ पर हैं? जापान के अंदर है। इसके अलावा भारत और आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, उनके पास में कोयला और कई प्रकार की चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद थी। अब अगर ये सारी चीज़ें जापान के पास में चली जाएगी तो जापान और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और ये ज़्यादा पावरफुल बन गया तो आने वाले टाइम में अमेरिका को कोई नहीं पूछेगा, सब किसको पूछेंगे? जापान को पूछेंगे। और यही बात किसको चुभने लगी थी? अमेरिका को चुभने लगी थी। इसके कई सारे पॉइंट हैं झुकाने के। सबसे पहला पॉइंट आप ये जानिए, और जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, ये सहन नहीं हो रहा था अमेरिका से, और उसी चीज के चलते अमेरिका गुस्से में आ जाता है और अमेरिका जापान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करता है 1940 के अंदर।
आप सभी जानते हैं या आज का समय देखिए या उस समय का समय देखिए, लगभग अमेरिका सेम चाल चलता है। 1940 में भी जब जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था तो उस समय इसने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, सभी देशों को बोल दिया कि जो जापान के साथ में आयात निर्यात करते हैं, तेल का, पेट्रोलियम का, स्टील का, जिन चीजों का आयात निर्यात करते हैं वो सब इससे बंद कर देंगे। और आज भी अमेरिका यही चाहता है कि जैसे भारत भी रशिया से तेल खरीद रहा है तो ये यही चाह रहा है कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। चाइना को भी बोल रहा है कि रेयर अर्थ खनिज किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है वो डिसाइड करेगा। मतलब कुल मिला के उस समय भी इसकी दादागिरी थी, आज भी इसकी दादागिरी है। और इसने जैसे ही जापान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो जापान के लोगों को बड़ा गुस्सा आने लगा था। उस समय जापान के अंदर जो शासक हुआ करते थे उनको भी बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से के चलते उन्होंने एक फैसला किया कि अब अमेरिका के ऊपर हमला किया जाएगा। और अगर आज अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया तो हमारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आखिरकार थोड़ा सा टाइम निकला और जापान ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन जेड। 7 दिसंबर 1941 में 1941 में अमेरिका का एक शहर जिसका नाम है पर्ल हब, इस शहर के ऊपर जापान के द्वारा सुबह 7:48 पर हमला कर दिया गया। और एक ऐसा हमला हुआ जिसमें अमेरिका के कई सारे युद्ध पोतों को उड़ा दिया गया, अमेरिका के कई सारे फाइटर जेटों को उड़ा दिया गया। उस समय भी अमेरिका आधुनिक था तो इन सभी चीजों को उड़ा दिया। और इसी युद्ध के दौरान यानी कि इसी हमले के दौरान अमेरिका के 2400 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। और जैसे अमेरिका के सैनिकों की मौत हुई, अमेरिका की जनता में गुस्सा भरा गया। अमेरिका की उस समय की जो सरकार थी उनमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा भरा गया। ये अमेरिकी सैनिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कई सारे लोगों की मौत हो गई और अमेरिका में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अमेरिका ने अनाउंस कर दिया खुले तौर पर कि अब मैं भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, जापान के सामने लड़ाई लड़ने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि 1941 में जापान ने हमला किया अमेरिका के ऊपर और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। यानी कि जिस समय से हमला किया था उस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और अब अमेरिका की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अमेरिका लगभग 4 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ता है। उस दौरान जापान कभी अमेरिका पर भारी पड़ता है, कभी अमेरिका जापान के ऊपर भारी पड़ता है। लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर बमबारी कर दी गई तो जापान ने भी इसके ऊपर बमबारी कर दी। कुल मिलाकर जापान को आर्थिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करी अमेरिका ने। पर जापान के जो सैनिक थे उन्होंने आपस में एक नारा दे रखा था कि युद्ध ही जीतेंगे, चाहे मरना पड़े तो मर जाएंगे पर किसी के सामने घुटने नहीं टिकाएंगे। लगभग लड़ते रहे और कई सारे लोगों की मौत हो गई। और इसी मौत के चलते अमेरिका दुखी होते जा रहा था। अमेरिका के माइंड में एक ही सवाल आ रहा था कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो आज तो इतना टाइम बीत चुका है, आने वाले 10 साल और बीत जाएंगे, 20 साल और बीत जाएंगे पर जापान नहीं रुकेगा। और जापान को रोकने का केवल और केवल एक ही प्रयास बाकी है और उस समय इसने परमाणु बना लिया था। किसने? अमेरिका ने। और एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत इसने बनाया था। अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अगर ये युद्ध लगातार चला तो हो सकता है कि 10 से 20 लाख सैनिक और भी मर जाएं और मैं 20 लाख सैनिकों को किसी भी हालत में नहीं मरने दूंगा। इसलिए अंततः इसने डिसाइड किया और जापान की 2 जगह चुनी, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी पर इसने परमाणु हमला किया। 6 अगस्त 1945 में इसने हिरोशिमा में बम गिराया और उसके बाद 9 अगस्त 1945 में इसने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में मौत हुई। कितने मरे आगे हम जाने उससे पहले आप मुझे यहाँ स्कैन करके, मतलब इसको स्कैन करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो @अंजलि's वॉइस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे ना तो भी मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। लिटिल बॉय गिराया था हिरोशिमा पे, नागासाकी पर गिराया था फैट मैन। ये जो फ्यूजन था यूरेनियम 235 था जो कि हिरोशिमा पर गिराया था अमेरिका ने, और फ्यूजन प्लूटोनियम 239 की अगर हम बात करें तो ये फैटमैन जो कि इसमें कहाँ गिराया, नागासाकी पर गिराया था। इसके वजन की बात करें तो 4400 किलो का ये था और इसके वजन की अगर हम बात करें तो 4535 kg इसका वजन था। जब ये गिरा था हिरोशिमा के अंदर, जब बम गिरा था
तो उस समय ऑन द स्पॉट 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो गई और उसके आने वाले 6 महीने के अंदर यानी कि तड़प तड़प के लोग कुछ न कुछ समय के बाद जो मरते रहे उनका आंकड़ा देखा जाए तो 1,40,000 के पार था। वहीं अगर हम बात करें फेटमैन की, जब फेटमैन गिरा था तो 40 से 70 हजार के बीच में लोगों की मौत हुई और उसके बाद में भी 70 हजार के आसपास और लोगों की मौत हुई। तकरीबन दोनों का आंकड़ा प्लस करके देखा जाए तो 3-3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी थी। और जैसे ही यह परमाणु हमला किया उसके बाद हम मान सकते हैं कि जापान पूरी तरीके से बिखर चुका था। जापान की रीढ़ की हड्डी अगर कोई माना जाता था तो वो इसकी नेवी मानी जाती थी, वो भी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। और अब यहां पर कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो रही थी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि परमाणु गिरता है उसके बाद क्या होता है, उससे पहले आप थोड़ी सी ये कहानी सुन लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग समाप्ति की तरफ था, क्योंकि जापान हार मानने को रेडी नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली के द्वारा 1943 में ही आत्मसमर्पण कर दिया गया था, जर्मनी के द्वारा 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इस वजह से क्योंकि जर्मनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो प्रमुख व्यक्ति था हिटलर। और मई 1945 में इसके द्वारा यानी कि हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। और इसने जब आत्महत्या करी तो जर्मनी ने कहा अब लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर जर्मनी इटली के घुटने टिकाने के बाद भी जापान मानने को रेडी नहीं था, क्योंकि जापान की सेना के सिर पर खून सवार था। इन्होंने सोच लिया था कि मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। और इसी के चलते रेडियो पे अनाउंस होता है कि अब हमारे देश के अंदर परमाणु हमला कर दिया गया है और जब परमाणु हमला हो रहा है तो अब हम आगे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है वो टूट चुकी है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। और इसी वजह से अमेरिका के सामने जापान को झुकना पड़ा, अपने घुटनों को टिकाना पड़ा। और अमेरिका हमेशा ये बात को बोलते आया है कि वो कभी भी जापान को तोड़ना नहीं चाहता था, केवल झुकाना चाहता था। वो चाहता था युद्ध यही खत्म हो जाए और भी ज्यादा सैनिक यहां पर नहीं मारे जाए। तो आई होप आप सभी को समझ में यहां तक आ गया होगा कि आखिरकार इसने हमला क्यों किया और क्या वजह थी। तो दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताए हैं। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार अगर किसी देश के ऊपर परमाणु हमला कर दिया जाए तो उस देश की स्थिति कैसी बनती है। आप यहाँ पर कुछ फोटोज देख सकते हैं। अगर परमाणु हमला हुआ और परमाणु जैसे ही जमीन वाले क्षेत्र में जैसे ही पहुंचेगा तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा जमीन तक पहुंचने से पहले। और जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सूरज की जो एक परत है, नमी जो है उसकी जो गर्माहट है उससे भी कई गुना ज्यादा गर्मी होगी, जिसकी वजह से लोगों के शरीर की जो स्किन है, ये जो चमड़ी है वो क्या करेगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। तो जब इसने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया उस समय लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई और उनका शरीर तक पहचान में नहीं आया। आज भी अगर आप जापान के अंदर घूमने के लिए जाएंगे ना, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, एक म्यूजियम बना रखा है जापान ने और वहां पर लोगों की परछाई दिखाई देती है। परछाई ये नहीं आत्मा, परछाई का मतलब अगर आपके सामने कोई टाइल है, पट्टी वगैरह जो होती है उसके ऊपर अगर आपने कोई ऐसे काली काली से निशान बना दिया हो, ऐसा लगता है कि लोग वहां पर चिपक गए थे, गल गए थे बुरी तरीके से, ऐसी उनकी स्थिति हुई थी। वो मतलब निशान छूट चुका है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई थी, उस व्यक्ति की यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। तो जैसे ही परमाणु हमला हुआ कुछ इस प्रकार का गुब्बार यहां पर उठ के आया था, 2 किलोमीटर तक सब स्वाहा हो चुका था। यानी कि 2 किलोमीटर तक के एरिया में जितने भी व्यक्ति थे वो सब लगभग गल चुके थे, जितनी भी इमारतें थी वो पूरी तरीके से गिर चुकी थी। और 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में इमारतें टूटेगी, पूरी की पूरी उनके कांच के शीशे अगर होंगे तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। आंखों में बहुत बुरी तरीके से जलन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़े में सूजन आ जाएगी और बहुत ज्यादा स्थिति बनेगी। अब जिस जगह पे परमाणु हमला हुआ उस जगह पे सालों साल तक क्या होगा, ज्यादातर जो लोग जन्म लेंगे वो विकलांगता के शिकार होंगे। ऐसा एग्जाम्पल एक भारत में भी है। भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आप चले जाओ, भोपाल में क्या हुआ था, भोपाल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और उसी वजह से वहां पर एकदम विस्फोट हुआ था। वो भी अमेरिका की वजह से ही है, क्योंकि अमेरिका ही की कंपनी है वहां पे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जैसे ही रिसाव हुआ और बम ब्लास्ट इतना बुरी तरीके से हुआ उस कंपनी का, मतलब उस इतना बुरी तरीके से उसका ब्लास्ट हुआ कि वहां पे भी कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। और आसपास के 5-10 किलोमीटर के एरिया में भी आज भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो विकलांगता का शिकार होता है। वही स्थिति है हिरोशिमा नागासाकी में। कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर चुके थे और कई सारे लोग जो बच गए थे वो विकलांगता के शिकार हो गए, कई सारे लोग अंधे हो गए,
नहीं चल पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई और आज भी उस इलाके में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है या तो वो विकलांग हो जाएगा, कुछ समय बाद उसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। ऐसी सारी चीज़ें आज भी होती हैं। जैसे ही परमाणु हमला होगा और परमाणु अगर किसी स्थान पर गिरेगा तो आसपास तक आपको सूरज की कोई किरणें, मतलब देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। सूरज की किरणें क्या, आपको पूरा आसमान एकदम लाल कलर का दिखाई देगा और इसके साथ ही हवाएं जो होगी वो पूरी तरीके से जहरीली हो जाएगी। पानी पीने लायक नहीं बचेगा, बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगा। जमीन जो है खेती करने लायक बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति बनेगी परमाणु हमला होने के बाद। और ये वही स्थान है, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जहां जापान के अंदर परमाणु हमला हुआ था। ये बिल्डिंग उस समय की फूट चुकी थी, आज जैसी है वैसी है। इसके साइड में जापान के द्वारा काम करवा दिया गया है। आज लाखों लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। एक प्रकार का म्यूजियम इसको कह सकते हैं हम। जापान के अंदर आपको यह आज भी दिखाई देगा। उस दौरान जब अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला किया था तो उस हमले में कुछ लोग बच चुके थे, जो कि दूरी से उन्होंने देखा था। शायद वो 20-25 किलोमीटर के एरिया में रहे हो। जिन लोगों के द्वारा उनकी जो जान वहां पर बच गई थी वो लोग कहलाते हैं हिबाकुशा। और जापान में इन लोगों के द्वारा ऐसी चीजों को झेलना पड़ा जैसे कि ये समाज से अलग हो, जैसे कि ये समाज के है ही नहीं, उस वर्ग के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनके एक हाथ की स्किन जल गई हो, किसी के बुरी तरीके से शरीर झुलस गया हो। ऐसी स्थिति में ये रहे और उस समय शायद ये ऐसा दिखा करते थे। और आज ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। हर साल जापान के अंदर एक इवेंट होता है जिसमें ये बताते हैं कि आंखों देखा ऐसा हाल हुआ था, ऐसे जो है परमाणु हमला हुआ और उसके बाद में जापान के काया पलट हो गई थी। और फिर भी मानना पड़ेगा जापान को कि एक टाइम में उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी आज भी स्थिरता के साथ में खड़ा हुआ। हम मान सकते हैं अमेरिका ने उसका भरपूर सहयोग किया और उस समय जापान ने भी कसम खा ली कि आज के बाद वो किसी देश के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेगा, केवल अपने आधुनिक हथियार को बनाने में और तकनीकों के ऊपर ही ध्यान लगाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब जापान के ऊपर परमाणु हमला हुआ तो उस समय उसकी क्या स्थिति रही। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार कई सारे देश आपस में लड़ा रहे हैं। भारत पाकिस्तान भी लड़ा है। पाकिस्तान वाले बार बार बोल रहे थे परमाणु छोड़ देंगे, परमाणु छोड़ देंगे। रशिया यूक्रेन काफी टाइम से लड़ा रहे हैं। यूक्रेन वालों के पास में परमाणु नहीं है, पर यह रशिया की पॉलिसी नहीं है कि सामने वाले देश के पास में अगर परमाणु नहीं होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसी पॉलिसी अमेरिका के अंदर भी नहीं थी जिस समय जापान के पास में परमाणु नहीं था, आज भी नहीं है। फिर भी अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। पर हमारे देश की यह पॉलिसी है कि सामने वाले देश के पास में अगर परमाणु नहीं है तो वो कभी भी उस देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा, है ना। आप इस बात को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ा रहे हैं, 4 साल से यही गेम चल रहा है। एक बार में बम फोड़ के खत्म हो सकती है कहानी, तो क्यों नहीं खत्म करते हैं पुतिन। अब यहाँ पे सुनिए क्यों नहीं होता है। हुआ क्या था, जब 1945 में परमाणु हमला हुआ और हमले का जो भयावह नुकसान हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या ही वो मंजर रहा था। उसके बाद में कई सारे देश आपस में सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर 2 देश आपस में लड़ाएंगे और अगर छोटी सी बात कुछ हुई, किसी देश के पास में परमाणु रहा तो वो उसके ऊपर बहुत आसानी से हमला कर देगा। और जब वो उसके ऊपर आसानी से हमला करेगा तो उसके चलते बहुत सारा नुकसान होगा। तो ऐसे तो हर कोई देश एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई एनपीटी 1968 में। जिन जिन देशों के पास में परमाणु बन चुका था या जो देश बनाने वाले हैं उनको ये कहा गया था कि आप किसी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे। परमाणु हमला उसी स्थिति में होगा जो कि देखा जाएगा। कई सारे देश मिलकर इसका डिसीजन लेंगे कि अब परमाणु हमला करने की जरूरत है, तभी परमाणु हमला होगा। यानी कि एनपीटी के द्वारा 1968 में संधि कर दी गई जिसमें यह भविष्य में यह हमला रोक दिया जाए। साथ ही दूसरी संधि होती है पीटीबीटी संधि। 1963 में पीटीबीटी संधि होती है जिसमें सारे देश मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अब से हम परमाणु परीक्षण केवल जमीन पर करेंगे, क्योंकि अगर हमने परमाणु परीक्षण हवा में कर दिया तो हवा क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। अगर हमने परमाणु परीक्षण जो है समुद्री इलाके में कर दिया तो पानी दूषित हो जाएगा। अनगिनत जो अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए यह डिसीजन लिया गया कि आज के बाद केवल परमाणु परीक्षण उन इलाकों में किया जाएगा जहां पर नुकसान भी हो जाए तो कोई लेना देना ना हो। जैसे भारत परमाणु परीक्षण क्या करता है,
मरुस्थली इलाके में करता है। ऐसा ही मरुस्थली इलाका पाकिस्तान के पास में है जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये अपने अपने परमाणु परीक्षण ऐसे इलाके में करते हैं जहां पर जीव जंतु को नुकसान ना हो, यानी कुल मिलाकर जमीनीगत स्तर पर क्या होगा, परमाणु परीक्षण होगा, दूसरी जगह नहीं किया जाएगा। इसको लेकर भी एक संधि की गई। आज देश में कई सारे माफ कीजिएगा, आज वर्ल्ड में ऐसे कई सारे देश है जिनके पास में परमाणु मौजूद है। अगर हम परमाणु की बात करें तो रशिया का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है, यूके, फ्रांस का, इजराइल का नाम आता है, हमारे देश भारत का, पाकिस्तान का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया और ये रशिया, यानी कि इन सभी देशों के पास में कई सारे परमाणु हथियार मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में इस पे भी लेके आऊं कि भारत ने किस प्रकार से गुप्त प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बना लिया था और अमेरिका जो बार बार भारत का विरोध करता है, क्या कभी आपने ये सुना कि अमेरिका ने पाकिस्तान का विरोध कर दिया हो कि परमाणु नहीं बनाने दूंगा? अगर आप चाहते हैं इसके बारे में फुल डिटेल से जानने के लिए तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जब संधिया की गई थी कि कई सारे देश जो परमाणु बना रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो इस संधि के अंदर ना तो भारत शामिल है, ना इस संधि के अंदर पाकिस्तान शामिल है। जबकि भारत के द्वारा एक ऑलरेडी संधि अलग से क्रिएट की गई थी, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, यानी कि ये पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर कोई देश परमाणु हमला कर देगा तो दूसरी बार हमला करने के लायक नहीं बचेगा। जैसे पाकिस्तान वाले बार बार बोलते हैं ना, हम परमाणु हमला कर देंगे। यहाँ जो आपको पिक्चर में जो भी दिखाई दे रहे हैं, इन सब के द्वारा धमकी दी गई है। बिल्लो रानी के द्वारा भी दी गई है, शाहबाज शरीफ के द्वारा भी दिया गया है, ये पाक पीएम जो कि जेल के अंदर है इनके द्वारा भी, और ये आसिफ मुनीर इसके द्वारा भी, यानी सब के द्वारा जो है अब तक परमाणु धमकी दी गई है। और ये बार बार धमकी देता है और अभी भी एक्टिव मोड में रखते हैं अपने परमाणु हथियारों को। पर भारत हमेशा यही बात बोलता है, वो कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने फ्यूचर में भारत के ऊपर परमाणु हमला कर दिया तो सेकेंड टाइम हमला करने के लिए ये जीवित नहीं बचेगा। ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट है। तो आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट, जियो हो गया है, सैमसंग, L&T, किसी भी कंपनी में अगर आपको नौकरी लगना है तो आपके सामने एक गोल्डन चांस है। इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है, उसको मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टाइप करेंगे तो उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, email ID डालना है और डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कीजिएगा AN50 का। दिखाई दे रहा होगा कोड आपको, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं। AN50 कोड आप जैसे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आधी रेट में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि आज के जमाने में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा क्या क्या हो रखा है जो कि आपको जानना है, उसके बारे में जिज्ञासा है, ऐसा कोई टॉपिक जो आप मुझे सजेस्ट कर सके, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस पर वीडियो लेके आने के लिए। आपकी डिमांड पे अब तक मैं कई सारे वीडियोस लेके आई हूं और आगे भी लेके आती रहूंगी। एक तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।